हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लुसेंट की बुक से इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे। उसमें आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो कहाँ के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक किया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या फिर भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। भाग 3 को मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। नोट है, मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है। इसका प्रयोग इंग्लैंड में किया गया। तो मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है, इसका प्रयोग इंग्लैंड में किया गया था। भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों के प्रावधानों के अनुप्रयोग में राज्य शब्द का उपयोग व्यापक अवधारणा में किया गया। राज्य शब्द को परिभाषित अनुच्छेद 12 करता है। राज्य शब्द को परिभाषित कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद 12 करता है। राज्य शब्द में निम्नलिखित शामिल है, जैसे भारत सरकार, भारत की संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार एवं विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकार। अनुच्छेद 13 इसके अनुसार राज्य को ऐसे किसी भी कानून की अनुमति नहीं है जो भारत के संविधान के भाग 3 का उल्लंघन करता हो। अनुच्छेद 13 के तहत कानून शब्द में संविधान के अनुच्छेद 368 के माध्यम से संसद द्वारा किए गए संवैधानिक संशोधन शामिल नहीं है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। यानी कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य होते हैं। ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य होते हैं। राज्य उन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। प्रतिबंध का कारण उचित है या नहीं, इसका निर्णय अदालत करती है। मौलिक अधिकारों के सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 एवं उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है। पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय भी जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ हो वहां अपील को लेकर जाया जाए। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 व 19(1) F को मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। नोट है, 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की। मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। तो मूल अधिकारों का प्रारूप किसने बनाया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था। मौलिक अधिकार, उससे संबंधित अनुच्छेद। मौलिक अधिकार है समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक है। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। संस्कृति और शिक्षा का संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। यानी कि समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
अगला है समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक आता है। तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत है विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। ये ब्रिटेन संविधान से लिया गया है। अगला है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता है। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग को छोड़कर। अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है कि अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। यानी कि अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। नोट है भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं। अगला अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। अनुच्छेद 19 में मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 है। अनुच्छेद 19 एफ संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। अनुच्छेद 19 एफ संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 ए में बोलने की स्वतंत्रता, 19 बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 बी शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। 19 बी के तहत शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता 19 बी। अनुच्छेद 19 सी संघ बनाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 सी संघ बनाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 डी देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 ई देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 जी कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। 19 जी कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता 19 जी के अंतर्गत है। और नोट है प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 ए में ही है। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 ए में ही है। अगला है अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। फर्स्ट है किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक सजा ही मिलेगी। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा मिलेगी। दूसरा पॉइंट है अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। अनुच्छेद 3 में बताया है, पॉइंट नंबर 3 यानी कि 20 के अंतर्गत पॉइंट नंबर 3 किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। पहला तो है कि किसी एक अपराध के लिए एक बार ही सिर्फ सजा मिलेगी और अपराध के समय जो कानून होगा उसी के तहत सजा मिलेगी, बाद में या पहले बनने वाले कानून के तहत नहीं मिलेगी। और किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है
किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत ही आता है। नोट है, अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। इसके लिए भारत सरकार ने संसद में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 पारित कराया। अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ नई दिल्ली में है, जबकि 4 अन्य पीठें भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई में है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण देश में पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है। अनुच्छेद 21 क में राज्य के 6 से 14 वर्ष आयु के समस्त बच्चों को, अनुच्छेद 21 क में राज्य के 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। अनुच्छेद 21 का अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा और उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। निवारक निरोध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत 22 के खंड 3, 4, 5 व 6 में तत्व संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति के अपराध के लिए दंड देना नहीं वरन उसे अपराध करने से रोकना है। वस्तुतः यह निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से हो सकता है। जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तब फर्स्ट नंबर पॉइंट है, सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक अभिरक्षा के विरुद्ध कर सकती है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति 3 माह से अधिक समय के लिए निरुद्ध करना होता है तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है। सेकंड नंबर का पॉइंट है, इस प्रकार विरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किए जाएंगे, किंतु जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं है। निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। यानी कि निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए अतिशीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। निवारक निरोध से संबंधित अब तक की बनाई गई विधियां हैं। निवारक निरोध अधिनियम 1950 भारत की संसद ने 26 फरवरी 1950 ईस्वी को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया था। इसका उद्देश्य राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य करने से रोकना था। इसे 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को समाप्त हो जाना था, किंतु समय समय पर इसका आजीवन काल बढ़ाया जाता रहा है और अंततः यह 31 दिसंबर 1971 को समाप्त हुआ। निवारक निरोध अधिनियम 1950 31 दिसंबर 1971 को समाप्त हो गया। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971, 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 इसके प्रतिकूल था और इस कारण इस अप्रैल 1979 में समाप्त हो गया। विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम 1974, इसमें
तस्करों के लिए नज़रबंदी की अवधि 1 वर्ष थी, जिसे 13 जुलाई 1984 को एक अध्यादेश के द्वारा बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में लागू किया गया है। 5वें नंबर का है आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून टाडा। निवारक निरोध व्यवस्था के अंतर्गत अब तक जो कानून बने उनमें सबसे अधिक प्रभावी और सर्वाधिक कठोर कानून 23 मई 1995 में इस कानून था। इसे 23 मई 1995 ईस्वी को समाप्त कर दिया गया। अगला है पोटो यानी कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस 2001। इसे 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया। पोटो टाडा का ही एक रूप था। इसके अंतर्गत कुल 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया है। आतंकवादी और आतंकवादियों से संबंधित सूचनाओं को छिपाने वालों को भी दंडित करने का प्रावधान किया गया है। पुलिस शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, किंतु बिना आरोप पत्र के 3 माह से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती। पोटा के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन ये अपील भी गिरफ्तारी के 3 माह बाद ही हो सकती है। पोटो 28 मार्च 2002 को अधिनियम बनाने के बाद पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट हो गया। 21 सितंबर 2004 को इसको अध्यादेश के द्वारा समाप्त कर दिया गया। अगला 3 नंबर का अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बलात्सर्म का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बलात्सर्म का प्रतिषेध है। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया गया श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। नोट है, जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखानों, खानों एवं अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। अगला अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अनुच्छेद 25 में अंतकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अंतकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व के प्रशासन का अधिकार है। अनुच्छेद 27 के अंतर्गत राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति एवं पोषण के वे करने के लिए विशेष रूप से निश्चित की गई है। अनुच्छेद 28 में राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। अगला अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों वर्गों एवं हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों वर्गों एवं हितों का संरक्षण है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। नोट, वर्तमान में 6 समुदायों मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है और अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को समुचित आधार प्रदान करने के लिए 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। अनुच्छेद 30 शिक्षा संबंधी
शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेगी, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। अगला अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के 5 तरह के समादेश रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। पहली तो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबेस कॉर्पस और परमादेश यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबेस कॉर्पस और परमादेश, मैंडेमस, प्रतिषेध लेख, प्रोहिबिशन और उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रच्छालेख क्यों वारंटो। सबसे पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण इसे लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है आपके पास शरीर है। यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण ये लैटिन भाषा से लिया गया है और जिसका अर्थ शाब्दिक अर्थ है कि आपके पास शरीर है। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वे बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंतर्गत उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। अगला है परमादेश। परमादेश का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। परमादेश का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो हम आदेश देते हैं। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है, यानी कि परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर सकता। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। अगला है प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख जिसका शाब्दिक अर्थ है रोकना। ये आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के द्वारा निम्न न्यायालयों व अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपनी यहाँ कार्यवाही न करे, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। अगला है उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना। उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को ये निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए जो वरिष्ठ न्यायालय को भेजे। उत्प्रेषण इसका शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को ये निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास जो लंबित मुकदमे हैं वो न्याय निर्णय के लिए वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। अगला है अधिकार प्रच्छालेख क्यों वारंटो। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है, क्यों वारंटो यानी कि जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार प्रच्छा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता है। यानी कि न्यायालय उससे पूछता है कि किस अधिकार से काम कर रहे हो, और जब तक वह संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता। अगला है दंड से संबंधित संवैधानिक शब्दावली। दंड से संबंधित संवैधानिक शब्दावली यानी कि क्षमा, पूर्णतः माफ कर देना। इसका तकनीकी मतलब यह है कि अपराध कभी हुआ ही नहीं। और लघुकरण सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे कि मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना। परिहार सजा की अवधि को बदलना, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना। विराम का अर्थ है विशेष परिस्थिति की वजह से सजा को कम करना, जैसे शारीरिक अपंगता या महिलाओं की गर्भावस्था के कारण सजा।
प्रविलंबन किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया, जैसे फांसी को कुछ समय के लिए टालना, यानी कि प्रविलंबन का अर्थ है यहाँ पे किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया, जैसे फांसी को कुछ समय के लिए टालना। और विराम का अर्थ है कि विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम करना, जैसे शारीरिक अपंगता या महिलाओं की गर्भावस्था के कारण सजा को कम करना। मौलिक अधिकारों में संशोधन, अगला टॉपिक है मौलिक अधिकारों में संशोधन। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 ईस्वी के निर्णय से पूर्व दिए गए निर्णयों में ये निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है जिसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकार को शामिल किया गया था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य यानी कि 1967 ईस्वी के निर्णय से पूर्व दिए गए निर्णयों में ये निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है जिसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकार को शामिल किया गया था। अगला है सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 ईस्वी के निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी, अर्थात संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया तथा ये निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया और ये निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय में इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई, अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। किसके द्वारा? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के द्वारा के निर्णय के इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई, अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा अनुच्छेद 368 के खंड 4 और 5 जोड़े गए तथा ये व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 ईस्वी के निर्णय के द्वारा ये निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है। ये न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन को पुनरावलोकन कर सकता है। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म के स्थान पर आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। और अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय की अवसर की समता। अनुच्छेद 19 विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचरण एवं निवास तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। और अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार। नागरिकों के साथ विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार शत्रु देश को छोड़ करके। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, ये विदेशियों को भी प्राप्त है। नागरिकों के साथ विदेशियों को भी मूल अधिकार प्राप्त है शत्रु देश को छोड़कर। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 21 का। और अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, 19 और 29, 30 ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में हिरासत एवं नजरबंदी में संरक्षण, ये विदेशियों को प्राप्त है। और अनुच्छेद 23 बलात्, श्रम एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध। अनुच्छेद 24
कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध, अनुच्छेद 25 धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं एवं संचालन की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 27 किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट और अनुच्छेद 28 कुछ विशिष्ट संस्थाओं में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता, यानी कि नागरिकों के साथ विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार है, जैसे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 क और अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, 25, 26, 27 और 28। तो ये था आज का टॉपिक मौलिक अधिकार, जो लुसेंट की बुक के अनुसार है। और ये टॉपिक सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगता है। अगर कोई मिस्टेक हो तो वो भी बताएं और मिस्टेक को सुधारा जाएगा। अगर मिस्टेक होगी तो बोलने में हो सकती है, लिखने में तो कोई नहीं है। लुसेंट की बुक है तो यहाँ पे लिखने की संबंधित कोई भी मिस्टेक नहीं है, लेकिन बोलने में हो सकती है कि कोई त्रुटि हो जाए भूल बस, तो उसको सुधारा जाएगा। तो थैंक यू।